यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि यूरोप के दिल और दिमाग को समझने का एक गंभीर प्रयास है, जो हमें इसके वर्तमान और भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देगा। पश्चिमी यूरोप, जहां आधुनिक लोकतंत्र, औद्योगिक क्रांति और वैश्विक साम्राज्यों की नींव रखी गई, आज भी दुनिया की एक प्रमुख धुरी बना हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, अपनी कला, फैशन और गैस्ट्रोनॉमी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लूव्र संग्रहालय में लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा लाखों कला प्रेमियों को आकर्षित करती है, जबकि चैम्प्स एलिसीज पर टहलना अपने आप में एक शाही अनुभव है। जर्मनी अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और आर्थिक शक्ति के लिए जाना जाता है, जहां बर्लिन शहर इतिहास और आधुनिकता का एक जीवंत मिश्रण प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र नवाचार और परंपरा का एक अनूठा संतुलन प्रदर्शित करता है। नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम की नहरें और साइकिल अनुकूल सड़कें एक प्रगतिशील शहरी जीवन शैली का प्रतीक है। यहाँ के नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ झलकता है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ और नाटो का मुख्यालय होने के नाते महाद्वीप की राजनीतिक नब्ज है। यहाँ की ग्रैंड प्लेस की मध्ययुगीन वास्तुकला और स्वादिष्ट चॉकलेट दुनिया भर के पर्यटकों को लुभाती है। पश्चिमी यूरोप सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक अनुभव भी प्रदान करता है, जहाँ हर देश की अपनी एक अलग पहचान है। इस क्षेत्र का इतिहास युद्ध और शांति की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के घाव आज भी यहाँ के स्मारकों और संग्रहालयों में जीवित हैं, जो हमें शांति के महत्व की याद दिलाते हैं। लेकिन इन्हीं युद्धों की राख से उठकर इन देशों ने यूरोपीय संघ के रूप में एकता का एक अभूतपूर्व मॉडल बनाया। आज शेंगेन क्षेत्र के तहत सीमाओं का खुलापन लोगों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने, काम करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो इस क्षेत्र की सहयोगात्मक भावना का प्रमाण है। ये मॉडल दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पश्चिमी यूरोप के समाज बहुसांस्कृतिक और प्रगतिशील है। यहाँ आप्रवासन ने समाज में नए रंग भरे हैं, जिससे एक विविध और गतिशील वातावरण का निर्माण हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से हैं, जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के सदियों पुराने केंद्र हैं, तो वहीं जर्मनी के तकनीकी संस्थान भविष्य के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को तैयार कर रहे हैं। यह क्षेत्र अपनी बौद्धिक संपदा और मानवीय मूल्यों के कारण आज भी दुनिया का नेतृत्व करता है। उत्तरी यूरोप, जिसे नॉर्डिक क्षेत्र भी कहा जाता है, अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता, मिनिमलिस्टिक डिजाइन और विश्व स्तरीय सामाजिक कल्याण प्रणालियों के लिए जाना जाता है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देश मानव विकास सूचकांक में लगातार शीर्ष पर रहते हैं। यहाँ की सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। कोपेनहेगन और स्टॉकहोम जैसे शहर अपनी स्वच्छता, कुशल सार्वजनिक परिवहन और साइकिल चलाने की संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र दिखाता है कि कैसे आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता एक साथ चल सकती है, जो इसे एक आदर्श समाज का मॉडल बनाता है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक छटा अद्वितीय है। नॉर्वे के फ्योर्ड्स समुद्र की गहरी खाइयां हैं, जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है, और यहाँ क्रूज पर यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। सर्दियों में उत्तरी ध्रुव के पास ऑनरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स का जादुई नृत्य आकाश को हरे और बैंगनी रंगों से भर देता है। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, जहां गर्मियों में लोग प्रकृति के बीच शांति और सुकून पाते हैं। यह प्रकृति के साथ गहरा संबंध नॉर्डिक जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है, जो उनके डिजाइन और वास्तुकला में भी परिलक्षित होता है। नॉर्डिक डिजाइन अपनी सादगी, कार्यक्षमता और सुंदरता के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित है। आइकिया जैसे ब्रांडों ने इस डिजाइन दर्शन को दुनिया भर के घरों तक पहुंचाया है। यह दर्शन कम ही अधिक है कि सिद्धांत पर आधारित है, जहां हर वस्तु को सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाया जाता है।
यहाँ के शहर भी इसी दर्शन का पालन करते हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थानों को खुला, सुलभ और मानव केंद्रित बनाया जाता है। यह डिजाइन सिर्फ सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक माध्यम है। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र अपनी वाइकिंग विरासत पर गर्व करता है, जिसके अवशेष संग्रहालयों और ऐतिहासिक स्थलों में देखे जा सकते हैं। हालांकि आज के नॉर्डिक समाज अत्यंत आधुनिक और प्रगतिशील है। यहाँ लैंगिक समानता पर बहुत जोर दिया जाता है और काम तथा जीवन के बीच संतुलन को महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग अक्सर मितभाषी लेकिन बहुत मेहमान नवाज होते हैं। सांता क्लॉज का गांव फिनलैंड के लैपलैंड में स्थित है, जो दुनिया भर के बच्चों और परिवारों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जो इस क्षेत्र के जादुई और काल्पनिक पहलू को उजागर करता है। पूर्वी यूरोप एक ऐसा क्षेत्र है जो 20वीं सदी के राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद इस क्षेत्र के देशों ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की एक नई सुबह देखी। पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया जैसे देशों ने साम्यवाद के अंधेरे दौर से निकलकर यूरोपीय संघ में शामिल होने तक का एक लंबा सफर तय किया है। प्राग का चार्ल्स ब्रिज और क्राको का मुख्य बाजार चौक आज भी मध्ययुगीन यूरोप की भव्यता को दर्शाते हैं। लेकिन इन शहरों की दीवारों पर शीत युद्ध और नाजी कब्जे की कहानियां भी अंकित हैं। यह क्षेत्र अपने लचीलेपन और पुनर्जन्म की एक शक्तिशाली कहानी कहता है। यहाँ के शहर इतिहास और आधुनिकता के बीच एक दिलचस्प संवाद प्रस्तुत करते हैं। वारसो, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, को उसके नागरिकों ने पुरानी तस्वीरों और चित्रों की मदद से फिर से खड़ा किया। आज यह एक जीवंत और गतिशील महानगर है। बुडापेस्ट, जिसे डैन्यूब की रानी कहा जाता है, अपने थर्मल बाथ और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रुइन बार्स पुरानी और परित्यक्त इमारतों में बने अनूठे पब हैं, जो इस क्षेत्र की रचनात्मकता और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है। पूर्वी यूरोप की सांस्कृतिक पहचान बहुत गहरी और विविध है। यहाँ स्लाव, मग्यार और बाल्टिक संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और हस्तशिल्प यहाँ के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र ने दुनिया को कई महान संगीतकार, लेखक और वैज्ञानिक दिए हैं, जैसे कि पोलैंड के चॉपिन और मैरी क्यूरी। यहाँ के लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान और भाषा पर बहुत गर्व करते हैं, जिसे उन्होंने कई दशकों के विदेशी शासन के बावजूद जीवित रखा है। यह सांस्कृतिक गौरव आज उनकी नई स्वतंत्रता का आधार है। आर्थिक रूप से पूर्वी यूरोप तेजी से विकसित हो रहा है। यूरोपीय संघ से मिलने वाले फंड और विदेशी निवेश ने यहाँ के बुनियादी ढांचे और उद्योगों को बदल दिया है। कई देश अब सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण के केंद्र बन गए हैं। हालांकि सोवियत काल की विरासत, जैसे कि असमानता और भ्रष्टाचार, अभी भी कुछ चुनौतियां प्रस्तुत करती है। फिर भी इस क्षेत्र के युवा और शिक्षित लोग भविष्य को लेकर आशावादी हैं और अपने देशों को एक समृद्ध और स्थिर यूरोपीय भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दक्षिणी यूरोप भूमध्य सागर के किनारे बसा सूरज, समुद्र और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस जैसे देश पश्चिमी सभ्यता की जन्मस्थली रहे हैं। रोम का कोलोसियम और फोरम रोमनम हमें उस साम्राज्य की शक्ति और भव्यता की याद दिलाते हैं, जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। एथेंस में एक्रोपोलिस पर स्थित पार्थेनन लोकतंत्र, दर्शन और कला के जन्म का प्रतीक है। यह क्षेत्र एक जीवित संग्रहालय की तरह है, जहां हर कोने में हजारों साल पुराना इतिहास सांस लेता है और पर्यटकों को अपने गौरवशाली अतीत की यात्रा पर ले जाता है। यहाँ की जीवन शैली, जिसे अक्सर मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल कहा जाता है, धीमी गति, परिवार और भोजन के इर्द गिर्द घूमती है। दोपहर में एक लंबा भोजन और सिएस्टा यानी दोपहर की झपकी यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। स्पेन के बार्सिलोना में लोग देर रात तक तापस और संग्रिया का आनंद लेते हैं, जबकि इटली के छोटे गांवों में परिवार एक साथ पास्ता और वाइन का लुत्फ उठाते हैं। यह सामाजिकता और जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेने की कला ही है जो इस क्षेत्र को इतना खास बनाती है। यहाँ के लोग सच में बहुत गर्मजोश और मिलनसार होते हैं। कला और वास्तुकला इस क्षेत्र की आत्मा है।
इटली में पुनर्जागरण का जन्म हुआ, जिसने माइकलएंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और राफेल जैसे महान कलाकारों को जन्म दिया। फ्लोरेंस शहर की सड़कें और संग्रहालय उनकी उत्कृष्ट कृतियों से भरे पड़े हैं। स्पेन में एंटोनी गाउदी की अति यथार्थवादी वास्तुकला, जैसे कि बार्सिलोना का सग्रादा फैमिलिया, देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। पुर्तगाल के लिस्बन शहर में रंगीन अजुलेजो टाइलें इमारतों को एक अनूठी सुंदरता प्रदान करती हैं। यह कलात्मक विरासत आज भी जीवित है और समकालीन कलाकारों को प्रेरित करती है। ये क्षेत्र अपनी शानदार तटीय रेखाओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। इटली का अमाल्फी तट और स्पेन का कोस्टा डेल सोल दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से है। ग्रीस के हजारों द्वीप, जैसे कि सेंटोरिनी और माइकोनोस, अपनी सफेद इमारतों और नीले पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिणी यूरोप के ग्रामीण इलाकों में जैतून के बाग और अंगूर के खेत फैले हुए हैं, जहां से दुनिया के कुछ बेहतरीन जैतून तेल और वाइन का उत्पादन होता है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा का संयोजन ही है, जो हर साल लाखों लोगों को इस धूप वाले स्वर्ग की ओर खींचता है। यूरोप के विशाल देशों के बीच कुछ छोटे संप्रभु राज्य भी मौजूद हैं, जिन्हें सूक्ष्म राज्य कहा जाता है। वेटिकन सिटी, मोनाको, सैन मैरिनो, लिक्टेनस्टीन, अंडोरा और माल्टा। ये देश आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन इनकी अपनी एक अनूठी पहचान, इतिहास और संस्कृति है। वेटिकन सिटी, जो रोम के भीतर स्थित है, दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है और रोमन कैथोलिक चर्च का वैश्विक मुख्यालय है। सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टिन चैपल, जहां माइकलएंजेलो की प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसे कला और आस्था का एक अद्वितीय केंद्र बनाते हैं। यह पोप का निवास स्थान है और दुनिया भर के करोड़ों कैथोलिकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मोनाको, जो फ्रेंच रिवेरा पर स्थित है, अपनी ग्लैमरस जीवन शैली, कैसीनो और फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए प्रसिद्ध है। यह दुनिया के सबसे धनी लोगों के लिए एक खेल का मैदान है, जहां लग्जरी यॉट और महंगी कारें आम हैं। इसके विपरीत सैन मैरिनो, जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है, दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य होने का दावा करता है। यह अपनी मध्ययुगीन वास्तुकला और पहाड़ी किलों के लिए जाना जाता है, जो इसे एक शांत और ऐतिहासिक आकर्षण प्रदान करते हैं। ये सूक्ष्म राज्य दिखाते हैं कि कैसे छोटे राष्ट्र भी अपनी संप्रभुता और विशिष्ट पहचान को सफलतापूर्वक बनाए रख सकते हैं। लिक्टेनस्टीन, जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच आल्प्स में बसा है, एक समृद्ध और औद्योगिक देश है, जो अपनी राजनीतिक स्थिरता और कम करों के लिए जाना जाता है। ये एक संवैधानिक राजतंत्र है और इसके राजकुमार का परिवार आज भी देश के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है। अंडोरा, फ्रांस और स्पेन के बीच पाइरेनीज पहाड़ों में स्थित है और यह अपनी स्की रिसॉर्ट्स और ड्यूटी फ्री शॉपिंग के लिए लोकप्रिय है। इन देशों की अर्थव्यवस्था अक्सर पर्यटन, वित्त और विशेष उत्पादों पर निर्भर करती है, जो उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। माल्टा, भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप समूह, अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसमें नाइट्स ऑफ सेंट जॉन का शासन भी शामिल है। इसकी राजधानी वालेटा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी सूक्ष्म राज्यों की अपनी अलग भाषाएं, परंपराएं और शासन प्रणालियां हैं। वे इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि यूरोप की विविधता केवल बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके सबसे छोटे कोनों में भी गहराई से निहित है, जो महाद्वीप के जटिल और आकर्षक ताने बाने को और भी समृद्ध बनाती है। यूरोप आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जर्मनी, जिसे यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता है, अपनी विनिर्माण शक्ति, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और मशीनरी में, के लिए प्रसिद्ध है। फ्रैंकफर्ट, यूरोपीय सेंट्रल बैंक का घर होने के नाते महाद्वीप का प्रमुख वित्तीय केंद्र है। लंदन, ब्रेक्जिट के बावजूद आज भी एक वैश्विक वित्तीय महाशक्ति बना हुआ है, जहां दुनिया भर के बैंक और वित्तीय संस्थान काम करते हैं। स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग गोपनीयता और स्थिरता के लिए जाना जाता है, जबकि लक्जमबर्ग निवेश फंड उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। यह वित्तीय नेटवर्क यूरोप की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक प्रभाव की रीढ़ है।
तकनीकी नवाचार में भी यूरोप पीछे नहीं है। बर्लिन, स्टॉकहोम और लिस्बन जैसे शहर तेजी से स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहे हैं, जो दुनिया भर से प्रतिभा और निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके एरियन रॉकेट उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करते हैं और इसके वैज्ञानिक मिशन सौर मंडल के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। सर्न, जिनेवा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कण भौतिकी प्रयोगशाला है, जहां हिग्स बोसोन जैसे कणों की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। यूरोप की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली दुनिया में सबसे कुशल और व्यापक में से एक है। हाई स्पीड ट्रेनें जैसे कि फ्रांस की टीजीवी और जर्मनी की आईसीई महाद्वीप के प्रमुख शहरों को कुछ ही घंटों में जोड़ती है, जिससे हवाई यात्रा का एक स्थायी विकल्प मिलता है। शहरों के भीतर ट्राम, मेट्रो और बसों का एक सघन नेटवर्क नागरिकों को अपनी कारों का उपयोग किए बिना आसानी से यात्रा करने की अनुमति देता है। यह न केवल यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करता है, बल्कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। साइकिल चलाना भी कई शहरों में परिवहन का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। यूरोप का भविष्य नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता पर केंद्रित है। कई देश, विशेष रूप से जर्मनी और नॉर्डिक राष्ट्र, जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने और पवन, सौर और जल विद्युत ऊर्जा में भारी निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसे यूरोपियन ग्रीन डील के नाम से जाना जाता है। यह पहल न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी, बल्कि हरित प्रौद्योगिकियों में नवाचार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, जो यूरोप को एक स्थायी भविष्य की ओर ले जाएगा। यूरोप का सामाजिक ताना-बाना इसकी भाषाई विविधता में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ 24 आधिकारिक यूरोपीय संघ की भाषाएं हैं और इसके अलावा दर्जनों क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाई विविधता महाद्वीप की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और जटिल इतिहास का प्रमाण है। एक औसत यूरोपीय अक्सर 2 या 3 भाषाएं बोल सकता है, जो संचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। ये बहुभाषावाद यूरोपीय पहचान का एक मूलभूत स्तंभ है, जो सहिष्णुता और आपसी समझ को प्रोत्साहित करता है। त्योहार और परंपराएं यूरोपीय जीवन का एक जीवंत हिस्सा है। स्पेन में ला टोमाटीना में लोग एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं, जबकि जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट में लाखों लोग बियर और पारंपरिक संगीत का आनंद लेने के लिए म्यूनिख में इकट्ठा होते हैं। वेनिस का कार्निवल अपने विस्तृत मुखौटों और परिधानों के लिए प्रसिद्ध है, जो शहर को एक जादुई और रहस्यमय माहौल प्रदान करता है। ये त्योहार न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि सामुदायिक भावना को मजबूत करने और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। फुटबॉल, या जैसा कि इसे यहाँ कहा जाता है, फुटबॉल यूरोप में एक धर्म की तरह है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख जैसे क्लबों के दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं। यूएफए चैंपियंस लीग जैसे टूर्नामेंट पूरे महाद्वीप में जुनून और प्रतिद्वंद्विता की लहर पैदा करते हैं। हर सप्ताहांत स्टेडियम प्रशंसकों से भर जाते हैं, जो अपनी टीमों का समर्थन करने के लिए गीत गाते हैं और नारे लगाते हैं। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना है जो लोगों को एकजुट करती है और उन्हें एक साझा पहचान प्रदान करती है। यूरोप का कलात्मक और बौद्धिक जीवन भी उतना ही समृद्ध है। पेरिस, मिलान और लंदन दुनिया के फैशन केंद्र हैं, जहां डिजाइनर भविष्य के रुझान तय करते हैं। वियना और बर्लिन के कॉन्सर्ट हॉल में शास्त्रीय संगीत की धुनें गूंजती हैं, जबकि एम्स्टर्डम और लंदन के नाइट क्लब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संगीत के केंद्र हैं। सुकरात से लेकर सार्त्र तक यूरोप ने दुनिया को कुछ महानतम दार्शनिक दिए हैं, जिन्होंने मानव अस्तित्व के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है। ये सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवंतता ही है जो यूरोप को आज भी विचारों और रचनात्मकता का एक वैश्विक केंद्र बनाए रखती है। आज यूरोप एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। ब्रेक्जिट, आप्रवासन संकट और रूस के साथ बढ़ते तनाव जैसी चुनौतियों ने महाद्वीप की एकता और लचीलेपन की परीक्षा ली है। फिर भी
यूरोपीय संघ एक अद्वितीय राजनीतिक और आर्थिक प्रयोग बना हुआ है जो शांति, सहयोग और साझा मूल्यों पर आधारित है। ये दुनिया के सबसे बड़े एकल बाजार का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक व्यापार, पर्यावरण मानकों और मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। नाटो एक सैन्य गठबंधन के रूप में अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और वैश्विक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप का प्रभाव इसकी सॉफ्ट पावर में भी निहित है। इसकी संस्कृति, मूल्य और जीवन शैली की वैश्विक अपील। दुनिया भर के छात्र यहाँ के विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का सपना देखते हैं। पर्यटक इसके ऐतिहासिक शहरों और प्राकृतिक परिदृश्यों को देखने आते हैं और उपभोक्ता इसके फैशन, भोजन और डिजाइन किए गए उत्पादों की आकांक्षा रखते हैं। लोकतंत्र, कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे यूरोपीय मूल्य कई देशों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। यह सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव यूरोप को वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट और शक्तिशाली आवाज देता है। भविष्य की ओर देखते हुए यूरोप को कई महत्वपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ रहा है। यह अपनी बूढ़ी होती आबादी और घटती जन्म दर से कैसे निपटेगा? क्या यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति में अमेरिका और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है? यह अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी सामाजिक एकजुटता को बनाए रखते हुए आप्रवासियों को कैसे एकीकृत कर सकता है? इन सवालों के जवाब यूरोप के भविष्य की दिशा तय करेंगे और वैश्विक व्यवस्था में इसकी भूमिका को परिभाषित करेंगे। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नवाचार, अनुकूलनशीलता और एक मजबूत सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। अंततः यूरोप का भविष्य इसकी एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करेगा। जलवायु परिवर्तन, महामारी और भू राजनीतिक अस्थिरता जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना केवल मिलकर ही किया जा सकता है। यूरोप ने इतिहास में बार बार दिखाया है कि यह संकटों से और भी मजबूत होकर उभर सकता है। अपनी समृद्ध विरासत से सीखते हुए और भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाते हुए यूरोप न केवल अपने नागरिकों के लिए एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि एक अधिक स्थिर, टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण में भी एक अग्रणी भूमिका निभा सकता है।